जय हिंद करोड़ी सिंह जी। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम घटनाक्रम जो है घटा है मिडिल ईस्ट में। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो की तर्ज पे समझौता हुआ है। उसमें कहा गया है कि अगर सऊदी पर अटैक होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो सऊदी पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर जो है उसका मुकाबला करेंगे। अब पाकिस्तान की दुश्मनी भारत के साथ है, ईरान के साथ भी किसी हद तक है। सऊदी का कोई दुश्मन नजर नहीं आता, यमन को छोड़कर या हूती को छोड़कर। क्या इस समझौते के मायने हैं? क्या पाकिस्तान जो मिडिल ईस्ट है उसको एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करना चाहता है? इसको थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट आया है कि आने वाले वक्त में जो है इसमें कतर और यूएई जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। सब देखिए राजेश जी, कोई भी घटना या कोई भी एग्रीमेंट होता है जी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उस समय कुछ सिचुएशन बनती हैं और एग्रीमेंट उसी कंडीशन में होता है कि दोनों पार्टियों का इंटरेस्ट सर्व हो, और सर्व भी नहीं हो तो इंटरेस्ट सर्व होने का परसेप्शन उनके सामने हो कि हमारा इससे इंटरेस्ट सर्व हो सकता है। तो पाकिस्तान और सऊदी के बीच में जो अभी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसको इंस्पायर करने वाली या इंस्टिगेट करने वाली, जो भी वर्ड हम यूज करना चाहें, कुछ घटनाएं हुई रिसेंटली मिडिल ईस्ट में भी जी और ग्लोबल लेवल पे भी, और उनकी वजह से दोनों देश प्रेरित हुए। जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते तो बहुत पुराने हैं, और बिल्कुल सर। भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिनका डायस्पोरा सबसे ज्यादा सऊदी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपने आप को ज्यादा नजदीक मानता है, सऊदी माने या न माने लेकिन नजदीक मानता है, और इसीलिए उनकी प्राथमिकता में सऊदी बहुत ज्यादा है। तो ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में ये दूसरी विजिट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहां की है। तो अभी जो रिसेंट घटनाक्रम हुआ वो इजराइल की जो भूमिका है मिडिल ईस्ट में, प्रैक्टिकली इजराइल 6 देशों के विरुद्ध लड़ चुका है। उसमें कतर रिसेंटली है, कतर की सोवरेंटी, ईरान की सोवरेंटी वायलेट की, लेबनान है, सीरिया है, पैलेस्टाइन है और यमन है। तो एक तरह का भय का वातावरण मिडिल ईस्ट में बना हुआ है, और इसीलिए कतर में जब सोवरेंटी को वायलेट किया, उसके बाद इस्लामिक जो मुल्क थे उनकी समिट हुई वहाँ, और पाकिस्तान और ईरान दोनों ये चाहते थे कि एक नेटो की तर्ज पे कोई न कोई संगठन होना चाहिए, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी, और ये एक प्री मेच्योर प्रपोजल था, क्योंकि नेटो का अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग संदर्भ में बना था, और वो बहुपक्षीय है, और सऊदी और पाकिस्तान का है, ये द्विपक्षीय है। अब सऊदी क्यों आया, दूसरे देश क्यों नहीं आए? सऊदी को एक तो क्या है कि ये है कि इजराइल जिस तरह से एग्रेसिव है, क्योंकि इजराइल किसी भी रूप में नहीं चाहेगा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, और यूएन जनरल असेंबली बहुत जल्दी 2 स्टेट सॉल्यूशन का रिजोल्यूशन एब्सोल्यूटली नहीं, बहुत ज्यादा मेजोरिटी से, ऑलमोस्ट यूनानिमस से पास हो जाएगा। तो और बहुत से यूरोपियन देश हैं जो अमेरिका के, इजराइल के ट्रेडिशनल अलाई हैं, वो भी मान्यता दे देंगे। इजराइल ये नहीं चाहता है। तो सऊदिया को ये खतरा है कि इजराइल कहीं सऊदिया को भी टारगेट कभी न कर ले, इसलिए क्योंकि इजराइल को मान के चलते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर है, इसलिए सऊदी ये चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोटेक्शन मिले। दूसरा इंटरनल जो प्रॉब्लम है वो ईरान न्यूक्लियर पावर बनता जा रहा है, और ईरान और सऊदी में अभी तो दोस्ती है, लेकिन लंबे समय से कुछ दोस्ताना संबंध नहीं रहे, तो ईरान से भी वो थ्रेटन फील कर रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो एक न्यूक्लियर कवर चाहिए। ये तो सऊदिया का इंटरेस्ट हो गया। पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है?
देखिए, पाकिस्तान का एक तो यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ओके। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मदद करने वाला है वो यूएई और सऊदीया है। ये दोनों ही देश हैं, वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं। तो एक तो यह कि सऊदीया के नजदीक हो गए तो पाकिस्तान को मदद और मिल सकती है, उसमें इजाफा हो सकता है। दूसरा यह कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के अगेंस्ट में भी सऊदीया में कुछ माहौल है, उनका जो रोल है वो अच्छा नहीं है, तो उसको भी वो शांत करना चाहते हैं। और ठीक है। एक पाकिस्तान का यह है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट को मैं लीडरशिप दूं, क्योंकि मैं अकेला इस्लामिक वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर हूं। तो तो उसके लिए सऊदीया को साथ लेंगे, जैसा आपने बताया, बाद में यूएई और दूसरे देश भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो पाकिस्तान और सऊदीया का दोनों का इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस हो गया। लेकिन नेटो का जो सपोर्ट करने वाले थे वो यूनाइटेड स्टेट्स था सबसे ज्यादा। ठीक। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की वो कैपेसिटी नहीं है कि अगर इस्लामिक नेटो बनाए तो पाकिस्तान अपना सपोर्ट दे सके। और जो दूसरे देश हैं वो क्यों सपोर्ट देंगे जब पाकिस्तान लीडरशिप दे रहा है? तो तो वो नेटो क्यों की पीछे तरह हैं? का तो नहीं बन सकता। लेकिन लेकिन नहीं, अगर पाकिस्तान लीडरशिप देने जा रहा है तो क्योंकि मिडिल ईस्ट तो लीडरशिप तो एर्दोगन भी देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम देशों का खलीफा तो मैं हूं। और साथ में ईरान खुद चाहता है कि भाई लीडरशिप उसको मिले, उसके हाथ में होनी चाहिए। लेकिन यहां तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान हाथ मार गया। तो क्या ये पचा पाएंगे उनकी लीडरशिप को? देखिए, निश्चित रूप से इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता, ये ओके। बाइलेटरल रह सकता है। हो सकता है कि यूएई इसको ज्वाइन कर ले, जिसकी भी मुझे संभावना बहुत कम लग रही है। ये बाइलेटरल ही रहेगा। अब इसके लिए पाकिस्तान एक और मैसेज देना चाहता है, वो यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अदावत है, परमानेंट है ये तो ऑलमोस्ट। जी। तो भारत को ये मैसेज देना चाहता है कि सऊदी अरब मेरे साथ है, क्योंकि सऊदी अरब दोनों साइड में है और दोनों ठीक का है। डायस्पोरा सऊदीया के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है। तो पाकिस्तान ये मैसेज देना चाहता है कि सऊदी मेरे साथ है, और अगर फ्यूचर में ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ होता है, वैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू कर रहा है, तो कुछ होता है जी। तो सऊदीया हमारे साथ खड़ा होगा। और सऊदीया के पास, क्योंकि जो वेपन्स इंपोर्ट करने वाले हैं वो भारत और सऊदीया दो ही देश हैं सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले दुनिया से। तो सऊदीया के पास भी बहुत से देशों से, अमेरिका से और दूसरे देशों से वेपन इंपोर्ट किए हुए बहुत हैं। तो पाकिस्तान ये मान के चल रहा है कि ओके। भारत के अगेंस्ट में भी एक ट्रम्प कार्ड सऊदीया पाकिस्तान के लिए हो सकता है। जी राजेश जी। जी, 1-2 पॉइंट बस मैं छोटे-छोटे पॉइंट आपसे और समझना चाहूँगा कि अ, हाल ही में हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो चाइना उस पार खड़ा था, अज़रबैजान खड़ा था, तुर्की खड़ा था। क्या आने वाले वक़्त में हम यूएई, कतर और सऊदी को भी देखेंगे? क्या कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी? और क्या इसके तोड़ में भारत और इज़राइल के बीच कोई एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है कि अगर इज़राइल के ऊपर पाकिस्तान हमला करता है, तो वो हमला भारत के ऊपर भी माना जाएगा? और अगर भारत के ऊपर पाकिस्तान सहित के देश हमला करते हैं, तो वो हमला इज़राइल के ऊपर भी माना जाएगा? क्योंकि सर, अगर धर्म के आधार पर अगर ये संगठन बनाया जा रहा है, तो निशाने पर हिंदू हैं और निशाने पर यहूदी हैं। देखिए राजेश जी, ये बहुत जी। महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन बहुत केयरफुल्ली इसका जवाब भी होना चाहिए और केयरफुल्ली हैंडल भी करना चाहिए। मिडिल ईस्ट में भारत के दो सबसे बड़े पोर्ट में इंटरेस्ट है। एक तो चाबहार, जी। जिसको अमेरिका ने अभी फिर से 29 सितंबर से सैंक्शन लगा रखा है कि उसको ऑपरेट करेंगे, उन पे सैंक्शन लगाएगा अमेरिका। और चाबहार ऐसा बंदरगाह है जिसके थ्रू अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया, रशिया, जी। जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो कनेक्ट करता है। तो चाबहार में प्रॉब्लम होगी। दूसरा हाइपा है, और हाइपा एक ट्रांजिट पॉइंट है जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, जो प्रपोज्ड है। ओके। 2 साल हो गई उसको, जो अभी चालू नहीं हो पाया, लेकिन वो प्रपोज कॉरिडोर है। तो हैपा पे ईरान ने अभी काफी डैमेज किया है, और उसका जो स्टेक है वो जी। अडानी का काफी काफी स्टेक है।
तो एक तो भारत के दो बंदरगाह हैं, दोनों के ही इस समय स्टेक भारत के हैं और जो ऑपरेशनल करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और इसीलिए भारत ने अभी हफ्ते भर पहले इजराइल के वित्त मंत्री भारत आए और म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, और जो वहाँ के वित्त मंत्री के क्रेडेंशियल हैं उनके जी क्रेडेंशियल जेनोसाइड से जोड़कर देखे जा रहे हैं। और इसीलिए ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, कनाडा ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है वहाँ इजराइल के विदेश मंत्री पे। तो ऐसे विदेश मंत्री को बुलाने का भारत ने साहस किया और म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। वो 2-3 दिन रुके तो निश्चित रूप, और इजराइल से पहले भी भारत से एग्रीकल्चर को लेके कोऑपरेशन चल रहा है। और अभी जब ये हमास इजराइल चल रहा है, इसमें भी इंडियन लेबर के रूप में वहां गए जी हैं। तो ये भारत की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी राजेश जी इस तरह की है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होना और ग्लोबल डिप्लोमेसी में बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रोल नहीं करना, केवल इतना करना है कि भारत का डोमेस्टिक इंटरेस्ट कैसे सर्व करें, भारत का आर्थिक हित कैसे पूरा हो, भारत की जनमानस को सहूलियतें कैसे मिले, इंटरनेशनल ट्रेड हो या इंटरनेशनल रिलेशंस की। और इसीलिए भारत ने जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है उनमें अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं रखा, एक सामान्य जी स्टेटमेंट देता है जो कर्टसी वाला होता है और न कहीं किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है। क्योंकि भारत ने देखिए एक तरफ इजराइल के नजदीक जा रहा है, लेकिन जी दूसरी तरफ कतर पे इजराइल ने किया उसकी आलोचना की है और यूएन में 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन कर रहा, फेवर में वोट दे रहा भारत। तो भारत एक संतुलन बना के अपना जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरी करना चाहता है। तो भारत की इस रूप में अगर मैं डिप्लोमेसी कहूँ तो वो इंट्रोवर्ट है एक तरह की, इतना बड़ा देश होते हुए भी ग्लोबल रोल प्ले करने का। मीडिया में बहुत कहते हैं कि भारत ग्लोबल लीडर है, विश्व गुरु है, वो एक रेटोरिक चीजें हैं, लेकिन जो रियल डिप्लोमेसी और पॉलिसी है वो इंट्रोवर्ट है। भारत अपना जनता का ख्याल रखते हुए, अपने विकास को ध्यान में रखते हुए अपनी डिप्लोमेसी कंडक्ट कर रहा है। और अब जो मिडिल ईस्ट की स्थिति है उसमें जो 2 पोर्ट स्टेट पे हैं उनके लिए भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसको कैसे हैंडल करें। और इससे जो सऊदीया पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो गया है तो उससे भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है इनको वापस, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका प्रभाव डाल रहा है चाबहार पे और हाइफा पे डैमेज बहुत हो गया है। तो अडानी किस रूप में उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ये देखना है। और देखना होगा। बस मेरा आखिरी होगा या नहीं होगा जी जी, क्योंकि व्यूअर्स मेरा इतना लंबा देखता नहीं है, वो नाराज होके चला जाता है 4, साढ़े 4, 5 मिनट के बाद। बस एक आखिरी पॉइंट समझा दीजिए कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें हम अमेरिका का रोल भी देख सकते हैं, या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के बिना पूछे ही इतना बड़ा एग्रीमेंट पाकिस्तान ने कर लिया? देखिए राजेश जी, ऐसे मामलों में कोई एक्सप्रेस चीज तो नहीं होती है। ओके, बैकडोर जो कुछ होता है वो होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी ये चाहेगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में इस तरह का एग्रीमेंट हो। और जो अमेरिका के लिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज हो सकता है, जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट मिडिल ईस्ट में अगर लीडरशिप देने का प्रयास करे, तो ईरान को तो कंटेन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है। तो ये इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के संबंध हैं, उनकी कोस्ट पे पाकिस्तान को समर्थन नहीं कर सकता। पाकिस्तान और यूएई के जो एग्रीमेंट है उसका समर्थन अमेरिका नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की एक्सप्रेस या कोई अदरवाइज कोई कंसेंट है या अमेरिका इससे खुश है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में लीडरशिप ले। जी, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और इजराइल को भी बैठकर सोचना होगा। मेरा वो पॉइंट शायद एक्सपर्ट बड़े-बड़े इससे जवाब देने से बच रहे हैं सीधे तौर पे कि क्या इजराइल और भारत भी इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर सवाल जायज है सर कि अगर पाकिस्तान मैंने राजेश जी बता दिया कि इंडिया की, आप भी इशारों में बता रहे हैं सर, इंट्रोवर्ट है, अपना विकास करने की है, अपनी जनता को देने की है। कंट्रोवर्सी में भारत अवॉइड कर रहा है कोई भी किसी तरह की कंट्रोवर्सी। अगर इजराइल और भारत करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स होगी दुनिया में।
क्योंकि जी, अमेरिका भी समर्थन करेगा या नहीं करेगा, कितना कितना करेगा, और मिडिल ईस्ट में तो हमारे स्टेक ऑलरेडी हैं ही। इसलिए भारत की डिप्लोमेसी उसी उसी तरह की है जो मैंने बताई। हम मीडिया में या बोलचाल में बहुत कुछ कहते हैं कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत लीडरशिप दे रहा है, लेकिन जो एक्चुअल डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल अलग है भारत की। जी ठीक राजेश। है सर। चलिए शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू। जी राजेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद सर।